अंदर लिया, दोनों बाहों को चिपका दिया, सांस बाहर छोड़ते हुए घुटना फोल्ड किया, एड़ियों के ऊपर वेट डाल दिया, सांस अंदर बाहर लेते रहिए। पेट अच्छे से आगे पीछे होते रहना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जानबूझकर पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर छोड़ते हुए, घुटना थोड़ा टोस के पीछे कर दीजिए, टोस के पीछे घुटना, यस, और फिर फोल्ड कीजिए, यानी कि कमर को नीचे और पीछे की तरफ कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि पीछे चेयर रखा हो और उसके ऊपर आप बैठे हो। तो आप जब भी चेयर पे बैठते हो तो कैसे बैठते हैं? हम लोग हमेशा कमर को नीचे और पीछे करके ऐसे बैठते हैं, है ना? तो वैसे ही कमर को नीचे और पीछे की तरफ, तो तब जाके वो प्रॉपर शेप बनेगा। ठीक है, सांस अंदर बाहर लेते रहिए। ठीक है, इसको शुरुआत में लोग ज्यादातर इस चीज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना चाहिए हमारे सांस के ऊपर। हम जिस ढंग से सांस लेते हैं, तो मैंने बच्चों का उदाहरण लिया, वो जानबूझकर लिया क्योंकि सबसे फर्स्ट मेथड वही है कि ब्रीदिंग टेक्निक को ठीक करना है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा जो सांस लेने का जो तरीका है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर आपने छोटे बच्चों को सांस लेते हुए देखा होगा तो वो लोग पेट से सांस लेते हैं, जैसे कि पेट को गुब्बारे की तरह वो लोग फुलाएंगे अच्छे से ऐसे, और फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर जाए। तो ये जो है ना, ये बच्चे लोग करते हैं एकदम नेचुरली, और फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो उसका उल्टा करने लगते हैं। तो उसकी वजह से शरीर में उतना ऊर्जा भी नहीं रहता, और फिर मानसिक बीमारियां की शुरुआत वहां से होती है कि गलत ढंग से हम लोग सांस लेते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हम बहुत ज्यादा बोझ उठाने लगते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग गलत ढंग से सांस लेते हैं। तो शुरुआत में हमको वो लेवल पे ही इसको ठीक करना चाहिए। तो योगा का जो सबसे पहला यूज है, कैसे सांस लेना है, ऐसे सांस लेना है कि बच्चे जैसे सांस लेते वैसे, ताकि शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहे, हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहे। तो सबसे, इसको अंग्रेजी में एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, कि पेट को फुलाते हुए सांस, पेट से सांस अंदर लेना, पेट को फुलाते हुए सांस अंदर लेना है, और पेट को अंदर खींचते हुए सांस बाहर। उससे क्या होता है, उससे जो वाइटल एनर्जी, जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं, तो योगा में प्राण का कॉन्सेप्ट है, तो वो एकदम प्रॉपरली जनरेट होता है, बॉडी में प्रॉपरली उसका निर्माण होता है। और अगर आप ठीक से सांस नहीं लोगे तो वो ठीक से निर्माण नहीं होगा। तो उसकी वजह से वो शुरुआत है, जो एनर्जी लेवल है, तो प्राण का जो स्तर है उस पे जब कुछ गड़बड़ हो गया, फिर वो शारीरिक स्तर पे दिखाई देने लगता है। तो जितने भी रोग है जिससे, जो योगा से ठीक होते हैं, वो शुरुआत में आप उसको ब्रीदिंग से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा चीज करें, क्योंकि ये सिर्फ थियोरेटिकल सेशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन होना चाहिए, क्योंकि योगा थियोरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, दोनों है। तो हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, बैठे रहिए वैसे उधर ही रहिए, और हम लोग थोड़ा सा सिंपल चीज ट्राई करेंगे कि बच्चे की तरह सांस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो जब आप चाहे तो हाथ को पेट के ऊपर रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब आप सांस अंदर लो तो क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि पेट गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए सांस अंदर लेते वक्त। उसका विज्ञान क्या है कि जो फेफड़े हैं हमारे, वो फुल रहे तो इधर एक मसल है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, तो वो डायफ्राम जो है नीचे जाता है। तो वो जब डायफ्राम नीचे जाता है तो सारे अंगों को पुश करेगा, धक्का देगा। तो कहाँ है, जगह तो है नहीं, उसको नीचे जाने के लिए जगह नहीं है, तो जगह कहाँ से बनती है, पेट को आप अगर बाहर की तरफ फुलाओगे ऐसे, तो उसको अच्छी तरह से जगह मिलेगा नीचे जाने की। तो आप ट्राई करें, 7 राउंड्स करते हैं, सिंपल एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस अंदर लेते वक्त नाभि के ऊपर हाथ रख दीजिए ऐसे, और फिर सांस अंदर लेते वक्त क्या करेंगे, पेट को अच्छे से फुलाएंगे। थोड़ा इमेजिन कीजिए, छोटे बच्चों को, वो लोग उछल कूद करते रहते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, उनका भी पेट एकदम गुब्बारे की तरह अच्छे से फूलता है। सांस अंदर लेते वक्त अच्छे से पेट फूलेगा, और फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर जाएगा। अभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते तो उल्टा करते हैं इसका, कई लोग उसका उल्टा करते हैं, सांस अंदर लेते वक्त ऐसे करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं, तो वो क्या हो गया, वो प्रोग्राम हो चुका है। उसकी वजह से दैट इज द फर्स्ट लेवल, डिजीज का फर्स्ट लेवल वही है कि हमारा ब्रीदिंग का टेक्निक ही गलत हो गया। हम जैसे ब्रीदिंग कर रहे थे, जो कुदरती तरीका था ब्रीदिंग का, उसका आप लोग उल्टा करने लग गए। तो उसको अभी स्टार्टिंग में जो योगा का फर्स्ट मेथड है वही है, फर्स्ट टेक्निक है वही है कि हम सांस अंदर लेते वक्त
पेट को फुलाएंगे अच्छे से, सांस अंदर लिया और सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर। अभी अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिए, कोई एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। आप सिर्फ सांस बाहर छोड़ने के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपने सांस बाहर छोड़ा तो जानबूझकर पेट को अच्छे से अंदर खींचिए, और फिर जब आप सांस अंदर लोगे तो अपने आप पेट रिलैक्स होगा और अच्छे से फूलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो जब भी आप कोई भी आसन करो, कैसे भी बैठो, चाहे लेटो बैठो खड़े रहो चलते रहो कुछ भी काम करो, तो ये एक प्रोग्राम हो जाना चाहिए कि ब्रीदिंग टेक्निक ऐसे ही होना चाहिए कि पेट फुलाते हुए हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं और पेट को सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अच्छे से अंदर खींच रहे हैं। ये फर्स्ट चीज हो गया। तो हम लोग जब पोस्चर्स करते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो प्रैक्टिस करने चाहेंगे आसन करेंगे, तो लेकिन आसन का क्या, उसका लॉजिक क्या है, उसका विज्ञान क्या है। तो वैसे तो अलग अलग, अभी आज तो आधुनिक दुनिया है, तो आधुनिक दुनिया में तो बहुत अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस हैं दुनिया में। आजकल तो जिम जाते हैं बच्चे, काफ़ी लोग अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो फिर योगा ही क्यों, और ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग कि योगा से ही होगा? क्योंकि हमारे शरीर में ना दो प्रकार के मांसपेशियां हैं। एक मांसपेशियों से हम लोग क्या, एक ग्रुप से हम लोग क्या करें, जैसे कि बहुत जोर से आपको भागना हो, बहुत जोर से भागना हो, बहुत भारी चीज उठाना हो, तो उसको मतलब साइंस के हिसाब से उसको फास्ट ट्विच मसल बोलते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा ताकत से कुछ काम कर सकते हैं। और फिर एक मसल होता है स्लो ट्विच मसल, इसको रेड मसल भी बोलते हैं, जो स्पाइन का मसल होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग खड़े रहते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। तो इसमें ज़्यादा पावर नहीं होता है, इस मसल में ज़्यादा ताकत नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस होता है, क्योंकि आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठाने वाले नहीं हो, आप जिंदगी पर बहुत तेज़ी से भागने वाले नहीं हो। तो मैक्सिमम चीज़ आप क्या करने वाले हो जिंदगी भर आप मैक्सिमम चीज़ खड़े रहोगे, बैठे रहोगे या फिर चलोगे। दैट इज द मेन मूवमेंट वाइज और लिविंग वाइज हम जीते हैं तो उन मसल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, जो जिसको स्लो ट्विच मसल्स बोलते हैं, जो ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करता, लेकिन जो हमको बहुत देर तक खड़े रहने के लिए मदद करता है और फिर बहुत देर तक बैठ सकते हैं। तो वो मसल्स हम योगा से स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर इंसान का जो डिजाइन है, इंसान का जो ढांचा है, शरीर का ढांचा है, उस ढांचे के हिसाब से हम लोग आसन करते हैं। आसन का काम क्या है, एक तो वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, वो मसल्स को ताकत देना जो हम लोग पूरी जिंदगी इस्तेमाल करने वाले हैं। हम कोई भारी चीज पूरी जिंदगी उठाने वाले नहीं है, तो वो तो हम लोग जिम में जाते हैं, दूसरा कोई कसरत करते हैं, तो उसमें वो मसल यूज होता है। लेकिन जो योगा में मसल हम लोग एक्टिवेट करते हैं, वो मसल है जिसके वजह से, जिसके बल पर हम खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं। और यही चीज हम लोग पूरी जिंदगी करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। वो मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। तो उसके लिए शारीरिक स्तर पे ये इसका इंपॉर्टेंस है कि हम लोग वो मसल को स्ट्रॉन्ग करें। तो और दूसरा चीज क्या है, हमारा जो डिजाइन है, अगर आप देखोगे तो दूसरे जानवरों के हिसाब से हमारा दो पैरों पे चलने वाला डिजाइन है। ठीक है, हम दो पैरों पे चलते, दूसरे जानवर लोग चार पैरों पे चलते हैं। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, दूसरे जानवरों को इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन हमको क्यों बैक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम ऐसे खड़े रहते हैं दो पैरों पे, तो मसल है वो कंप्रेस होने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो मसल वीक हो जाता है, स्पाइन का मसल वीक हो जाता है। मसल वीक होता है तो वो स्पाइन कंप्रेस होने लगता है। तो जितना भी है, आपने सुना होगा, योगा का जो मेन पर्पस है कि रीढ़ की हड्डी और उसके इर्द गिर्द जितने भी मांसपेशियां हैं उनको हम लोग को मजबूत करना है, ताकि वो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो वो कमजोर होके वो स्पाइन को कंप्रेस ना करे। वो स्पाइन को कंप्रेस होता है तब जाके वो पीठ में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है। ठीक है, तो वो दर्द ना हो, तो वो बेसिक चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बेसिक प्रैक्टिस क्या है, जो सबसे पहले एक शारीरिक रूप से भी और मानसिक स्तर पे भी और इवन आध्यात्मिक स्तर पे भी सबसे पहले एक इंसान ने क्या किया था, वो पहले बचपन में हम लोग क्रॉल करते थे चारों पैरों पे, फिर सबसे पहले हम लोग क्या किया, सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा करके दो पैरों पे चलने लगे। तो जो दो पैरों पे बैलेंस करना है, दैट इज द बेस। जो हम लोग आसन करते हैं, जो फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे शुरुआत में हम लोग को उस बेस के ऊपर ध्यान देना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
शुरुआत का जो फर्स्ट प्रैक्टिस होगा, हम लोग ने ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया, ब्रीदिंग समझ लिया हम लोग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ ही आसन को करना है। ऐसा नहीं कि आप सांस रोक के रख रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन योगा का पर्पस वो है कि आपका एनर्जी बढ़ना चाहिए। अगर आप सांस रोक कर कोई प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ऊर्जा महसूस नहीं होगा, आप थक जाओगे उल्टा। तो वो जो ब्रीदिंग मैंने इसके लिए शुरुआत में उसके बारे में बात किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो उसके साथ जितना भी अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, वो सब वो ब्रीदिंग के साथ होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, दो पैर पे चलने वाला ढांचा है, तो फर्स्ट प्रैक्टिस है ताड़ासन। तो बेसिकली फर्स्ट प्रैक्टिस है ताड़ासन। तो क्या करेंगे, आप चाहे तो मेरे साथ कर भी सकते हो, पैरों के बीच में बस दो दो उंगली जितना अंदर, चाहे तो आप आगे भी आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारी खासियत है, इंसान की खासियत है कि हम दो पैरों पे बैलेंस कर सकते हैं। इसके कारण हमारा इतना विकास हुआ है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस वही है, हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस करने के लिए चाहिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चाहिए और प्रॉपर ब्रीदिंग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट सामने, कोई एक पॉइंट पे देखिए, अच्छे से फोकस करके रखना है, अच्छे से याद रखना है कि हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि सांस अंदर लेते वक्त अच्छे से पेट फूलेगा और फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अच्छे से अंदर जाएगा। ठीक है, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है और ये होते रहना चाहिए। मैं उसको रिपीट करता रहूंगा, अगर आप भूल गए तो वापस से मैं रिपीट करता रहूंगा। यदि आप सांस अंदर लीजिए, नजर को एकदम फिक्स रखिए, एड़ियों को उठाइए और हाथों को भी उठाइए और अच्छे से नजर को फिक्स रखते हुए स्ट्रेच कीजिए हाथ को ऊपर। ठीक है, और फिर सांस अंदर बाहर लेते रहिए थोड़ा समय के लिए, 30 सेकंड तक मेंटेन कीजिए इस चीज को। दिस इज द बेस, दिस इज द फाउंडेशन। इसको 30 सेकंड तक मेंटेन कीजिए, सांस अंदर बाहर लेते हुए। और सांस कैसे अंदर ले रहे हैं, पेट को फुलाते हुए सांस अंदर लीजिए अच्छे से, और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो अच्छे से पेट को अंदर खींचिए। यही सही तरीका है सांस अंदर बाहर करने का, जैसे छोटे बच्चे सांस लेते हैं। और फिर स्ट्रेच को इंक्रीज कीजिए, एड़ियों को उठाइए अच्छे से, थोड़ा समय के लिए 30 सेकंड तक हम लोग मेंटेन करेंगे, सांस अंदर बाहर लेते हुए। जब भी सांस बाहर छोड़ो, पेट को अंदर खींचो अच्छे से, और जब सांस अंदर लो तो पेट को रिलैक्स होने दो। ठीक है, और फिर रिलैक्स। ठीक है, तो अभी क्या है, विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो मसल को, अगर आप शरीर में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो दो चीजें हैं। इसको अंग्रेजी में मतलब साइंस के हिसाब से बोला जाता है कि टाइम अंडर टेंशन। तो मैंने अभी आपको मेंटेन करवाया पोस्चर। क्यों मेंटेन करवाया, क्योंकि थोड़ा देर तक वो मेंटेन होना चाहिए। पोस्चर ऐसा होना चाहिए, पोस्चर का मतलब है मेंटेन। ऐसा नहीं है कि आपने किया और छोड़ दिया तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप चाहते हो कि शरीर में बदलाव आए, आप चाहते हो कि योगा के माध्यम से आप शरीर का स्वस्थ, आप शरीर को अस्वस्थ कर लो, तो थोड़ा देर तक उसको मेंटेन, उसको टाइम अंडर टेंशन बोलते हैं। कि आप थोड़ी देर तक तनाव में रख रहे हैं मसल को, थोड़ा स्ट्रेच करके रख रहे हो या फिर तनाव में रख रहे हो, तो उससे वो उसका जो ढांचा है, शरीर का ढांचा, वो चेंज होगा, तो अच्छा बदलाव होगा। ठीक है, और दूसरा चीज है रेपिटेशन। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कोई चीज को, उतना आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो हम लोग हर प्रैक्टिस को क्या करेंगे, थोड़ा देर तक मेंटेन करेंगे और उसको रिपीट करेंगे 4 राउंड, 3 या 4 राउंड। और थक गए तो 3 ही राउंड कीजिए, नहीं तो होता है तो 4 राउंड करेंगे। तो एक और सेकंड राउंड करते हैं हम लोग। फिर से नजर क्या करना है, नजर को एकदम फिक्स रखना है। ब्रीदिंग कैसे रहना चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बच्चे की तरह। तो पेट को फुलाते हुए हम लोग सांस अंदर लेंगे, अच्छे से हाथ ऊपर कर दिया, नजर को एकदम फिक्स रखिए, एड़ियों को उठा दीजिए, क्योंकि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। जिसको बैक प्रॉब्लम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग के लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है, थोड़ा देर तक मेंटेन एंड देन रिलैक्स, थोड़ा ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। ये हो गया पैरों के लिए। दूसरा चीज है हाथों की, तो हाथ, पैर को स्ट्रेच किया तो अभी हम लोग कंधों को भी स्ट्रेच करते थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, दोनों हाथ को कंधे के स्तर पर ऐसे रखिए, थोड़ा सा चाहे तो आगे पीछे हो जाइए थोड़ा सा, ताकि इसका हाथ लगे ना। दोनों हाथ को हम लोग कंधों के स्तर पर रखेंगे, पैरों को ज्यादा अलग मत कीजिए, थोड़ा पास रखिए ऐसे। ठीक है, क्या करना है, एकदम कंधे के स्तर, ज्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं, कंधे के स्तर पर रख दिया। क्या करेंगे, सांस अंदर लीजिए, पेट को फुलाइए अच्छे से, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचोगे, क्या करोगे, दोनों बाहों को दोनों तरफ खींचिए, जैसे कि कोई दोनों तरफ से हाथ को खींच रहा हो। हथेलियों को सामने की तरफ रखिए ऐसे, हथेलियों को सामने की तरफ रख दिया, हथेलियों को कंधे के स्तर से ऊपर मत होने दीजिए, उसको उसी स्तर पर रहने दीजिए। और जब भी सांस बाहर छोड़ो तो उसको स्ट्रेच दीजिए,
क्या होगा, आपको कंधों पर और बाइसेप्स पर, ये मसल जो मसल है वहां पे आपको स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पे भी आप सांस अंदर बाहर लेते रहिए, पेट को फुलाते हुए सांस अंदर जाना चाहिए और पेट अंदर जाते हुए सांस बाहर जाना चाहिए। पेट को अंदर खींचते हुए आप सांस बाहर छोड़ रहे हो। जब भी सांस बाहर छोड़ो तो अच्छे से पेट को अंदर खींचिए और स्ट्रेच को इंक्रीज कीजिए। तो आप स्ट्रेच को कभी इंक्रीज करो, सिर्फ सांस बाहर छोड़ते वक्त, पेट को अंदर खींचते वक्त। दूसरा चीज क्या हो रहा है, जो खूबसूरत शरीर होता है वो कैसे दिखता है, ये जो पेट है वो पतला होता है और जो कंधा है वो मोटा होता है। तो हम लोग वो शेप को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप कि ये पतला होना चाहिए और ये चौड़ा होना चाहिए, चेस्ट और शोल्डर चौड़ा होना चाहिए। तो वो आप सांस बाहर छोड़ते वक्त, हाँ ऐसे ट्रायंगुलर, डाउनवर्ड ट्रायंगल होना चाहिए बॉडी। तो वो बॉडी सिर्फ सुंदर ही नहीं होता, वो बॉडी बहुत स्वस्थ भी होता है। वो सुंदर दिखता ही इसलिए है क्योंकि वो स्वस्थ शरीर है। जो जिसका कंधा चौड़ा हो और ये पतला हो, उसका शरीर स्वस्थ है, उसके लिए वो सुंदर दिखता है। सुंदरता वो हम लोग को क्यों सुंदर लगता है, क्योंकि अंदर से वो स्वस्थ है, ठीक है। तो उसको हम लोग वैसे ही विजुअलाइज कर रहे हैं कि जब भी सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो स्ट्रेच को इंक्रीज कर रहे हैं, शोल्डर्स वाइड हो रहा है और पेट को हम लोग अंदर खींच रहे हैं तो ये नैरो हो रहा है। तो वो ट्रायंगल को इमेजिन कीजिए माइंड में, आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए। सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर जा रहा है और ये शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हैं साइडवेज, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड। ये सब मैं सिर्फ वार्म अप करा रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल वार्म अप, सिंपल प्रैक्टिसेस। ठीक है, हाथ को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए थोड़ा सा। आपको ये है तो बहुत ही सिंपल चीज, भी आपको फील हुआ रहेगा काफी, है ना, आर्म्स में काफी स्ट्रेच फील हुआ। तो लेट द ब्लड फ्लो टू द फिंगर्स, थोड़ा हाथ की तरफ ब्लड को फ्लो होने दीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा चीज क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है आधुनिक दुनिया का, दूसरा प्रॉब्लम है कि हम लोग चेयर में बैठते हैं, चेयर में बैठ के काम करते हैं। कोई भी खेती बाड़ी सब नहीं करता ना हम लोग, स्पेशली सिटीज में कौन, सब लोग चेयर में बैठ के काम करते हैं। तो वो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो योगा क्यों दूसरा इंपॉर्टेंस, पहले तो नहीं बताया, शरीर को जवान रखना है, स्वस्थ रखना है, और वो मसल जिससे हम लोग जीते हैं वो स्लो ट्विच मसल्स, वो स्ट्रॉन्ग करता है योगा। और दूसरा चीज ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो चुका है, चेयर में बैठने का लाइफस्टाइल हो गया है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ विसरल फैट। हम लोग पेट में जमा होता है, चर्बी जमा होता है, और बैक में प्रॉब्लम होता है, लेग्स में ताकत नहीं है, हाथ में भी ताकत नहीं है, तो कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। तो चेयर में बैठने की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आसन जो करेंगे वो चेयर वाले ही पोस्चर करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, चेयर का शेप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर हम लोग चेयर पे ही, मैक्सिमम टाइम हम लोग चेयर पे बिताने वाले हैं। तो वो जब हम लोग बैठेंगे तो उसका वो शेप बराबर रहना चाहिए स्पाइन का, क्योंकि चेयर में बैठते ही हमारा शरीर खराब हुआ है। तो हम लोग चेयर का ही शेप बनाकर उसको वापस से स्वस्थ करेंगे। तो क्या करना है, फर्स्ट पोस्चर करते हैं, ये तो 2 वार्म अप हो गया। लेकिन पोस्चर करते वक्त क्या है, थोड़ा सा इंटेंस लगेगा, थोड़ा पोस्चर को आप प्रॉपर टेक्निक से कीजिए, थोड़ा इंटेंस लगेगा। तो ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट, वो चलते रहना चाहिए। वो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि होगा, अब आप पोस्चर करोगे ना तो सांस रोकने लगोगे, तो रुकना नहीं चाहिए सांस, उसकी वजह से थकावट होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप जब योगासन करते हो, योगा के सेशन के बाद आपको एकदम रिलैक्स फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। पहला पोस्चर करते हैं हम लोग चेयर पोस्चर, एकदम पहले वाला। तो क्या करने वाले हम लोग, 2 पैरों के ऐसे साइडवेज खड़े जाइए, ठीक है, ऐसे इस तरफ देखिए, ऐसे साइड सब लोग खड़ा, और फिर 2 पैरों के बीच में 2 उंगलियों जितना ही अंतर रखिए, इतना, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग सांस अंदर लेंगे तो हाथ को जमीन के समान कर देंगे, ऐसे सांस अंदर लिया, हाथ, दोनों हाथ को, एक हाथ, मेरे हाथ में माइक है उसके लिए मैं एक हाथ दिखा रहा हूँ, दोनों हाथ को हम लोग ने सामने किया, ऐसे सांस अंदर लिया, और फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त इमेजिन कीजिए कि पीछे चेयर रखा हो और आप उस चेयर में बैठ रहे हो, लेकिन चेयर है नहीं। तो क्या होगा, शरीर का जो भार है, शरीर का वेट कहाँ पे पड़ेगा, एड़ियों के ऊपर। तो मतलब आपको बैठना भी ऐसे, घुटना फोल्ड भी ऐसा करना है कि घुटना पैरों के पंजों के आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। कैसे होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ एकदम सामने, वही सेम कंधे के स्तर पर रहेगा, कंधे से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। और सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट को अंदर खींचते वक्त
कमर को नीचे और पीछे की तरफ खींचे, जिसके पीछे कुर्सी रखा हो और आप कुर्सी में बैठने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुर्सी है नहीं, तो एड़ियों के ऊपर हाथ डालिए पूरी तरह से। घुटने को पैर के पंजे के पीछे रखिए, घुटना फोल्ड कीजिए और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। सांस अंदर बाहर लेते रहिए, घुटना फोल्ड कीजिए, घुटना फोल्ड कीजिए, बैक को स्ट्रेट कीजिए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कीजिए। हाँ, और सांस अंदर बाहर कैसे लेना है? सांस अंदर की तरफ, पेट रिलैक्स होगा, थोड़ा देर रुक जाइए, सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर खींचेंगे हम लोग। ये थोड़ा देर मेंटेन करने से क्या हो रहा है, हम लोग लेग्स के मसल्स, पैरों के मसल्स को भी मजबूत कर रहे हैं, और जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो मसल है उसको भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। 2 फिंगर डिस्टेंस रहेगा पैरों के बीच में, दोनों पैरों को समांतर रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, पैरों को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, जब आप स्ट्रेच करोगे तो घुटना गलत ढंग से स्ट्रेच होगा, तो घुटने में इंजरी हो जाएगा। तो इंजरी नहीं होना चाहिए। हम लोग योगा कर रहे हैं शरीर को अच्छा बनाने के लिए, तो खराब नहीं होना चाहिए योगा। एटलीस्ट योगा करके खराब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो क्या होना चाहिए, हमेशा समांतर, पैरेलल टू ईच अदर, द फीट आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी समांतर 2 उंगलियों जितना अंतर, जितना पैरों के टोस के बीच में है उतना ही एड़ियों के बीच में, ठीक है, उतना अंतर रहना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि वरना घुटना गलत ढंग से स्ट्रेच होगा और फिर इंजरी हो सकती है। सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंस देना है। फिर क्या करेंगे, हम लोग चेयर पोस्चर में एड़ियों के ऊपर वेट डाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें उसका उल्टा हम लोग टोस के ऊपर वेट डालेंगे, लेकिन एड़ियों को उठाएंगे नहीं, सिर्फ वेट को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे, कमर को हम लोग चेयर पोस्चर में नीचे और पीछे की तरफ कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, कमर को आगे की तरफ कर देंगे। तो कमर को मैंने आगे की तरफ किया ऐसे, तो उसके ऊपर वेट डाला, हाथ को ऊपर ले लीजिए ऐसे, दोनों बाहों को चिपका दीजिए सर के आजू बाजू में, सर और बाहों को एकदम रिलैक्स, बैक को एकदम रिलैक्स करना था, क्योंकि चेयर पोस्चर में उन्होंने बैक को टाइटन किया था, तो यहाँ पे बैक रिलैक्स होगा, और बैक को स्ट्रेट रखते हुए कमर के जोड़ से बेंड करेंगे, सर और बाहों को नीचे लाना है साथ में, जैसे कि वो चिपक गए हो एक दूसरे से, और हो सके तो जितना नीचे रिलैक्स करना पड़े। तो ध्यान रहे, हमारा एम नहीं है कि फोरहेड को घुटने से लगाना है, हमारा एम है कि स्पाइन को, बॉडी को एकदम, शरीर को जमीन की तरफ ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला छोड़ दिया ऐसे। सांस अंदर बाहर लेते रहिए। यहाँ पे भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए। जिनको बैक प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग क्या करेंगे, सेम पोस्चरिंग करना है, थोड़ा दीवार के पास चाहिए, दीवार के पास गए ऐसे, वही सेम चीज करना, लेकिन ऐसा सपोर्ट, ये बैक ऐसे, ठीक है। तो वेट टोस के ऊपर ही डालना, स्ट्रेच को यहाँ पे हम लोग स्ट्रेच ला रहे हैं, और ऐसे सांस अंदर बाहर लेते रहिए। जब भी सांस बाहर छोड़ो तो जानबूझकर पेट को अंदर खींचो, इसको भी मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा। चेयर पोस्चर में क्या हो रहा था, यहाँ पे तनाव था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार लेग्स, तो हम लोग स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं योगा से। तो हम लोग इधर टोस से चालू किया था ऐसे, फिर हाथ को स्ट्रेच किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, चेयर पोस्चर में लेग्स के सामने वाले हिस्से को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, लेग्स के पीछे वाले, तो एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे, आगे भी और पीछे भी दोनों कवर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सांस अंदर लेंगे और फिर सांस बाहर छोड़ते, घुटना एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर हाथ टच नहीं हुआ जमीन पर तो भी चलेगा, लेकिन घुटना स्ट्रेट रखिए। गर्दन को, बाहों को फाइनल पोजीशन में ढीला छोड़िए, कमर से बेंड करने की कोशिश कीजिए कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। सांस अंदर बाहर लेते रहिए, और शरीर का भाग, आप चाहे तो वॉल का सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको बैक प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो वॉल का सपोर्ट लीजिए। क्या कीजिए, बस आपको स्ट्रेच करना है, पैरों को ऐसे सपोर्ट लेकर सिर्फ स्ट्रेच करना है ऐसे। शरीर का भाग पैरों के पंजों के ऊपर, घुटना एकदम स्ट्रेट, और बैक को एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश, कमर के जोड़ से बेंड करने की कोशिश कीजिए कि शरीर रिलैक्स हो, अपर बॉडी रिलैक्स हो, वो रिलैक्स होकर जमीन की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। इसको भी मेंटेन करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ। अच्छे से पेट को अंदर खींचे जब भी सांस बाहर छोड़ेंगे, और वेट को टोस के ऊपर डालेंगे, तो आपको और अच्छा खिंचाव महसूस होगा घुटने के पीछे, ठीक है। इसका भी 4 राउंड करते हैं, क्योंकि चेयर पोस्चर 4 राउंड किया, तो बैलेंस करने के लिए इसका भी 4 राउंड कीजिए, ठीक है, वो बैलेंस होता है।
तो इसका भी 4 राउंड कंप्लीट कीजिए, चाहे तो अपने आप से कीजिए। सांस अंदर, ध्यान रखिए हाथ पकड़ के सांस अंदर ले रहे हैं हम लोग, सांस बाहर छोड़ते वक्त रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश, जो लोअर बैक का मैंने कर्वेचर बताया उसको मेंटेन रखने की कोशिश। और बेंड कहाँ हो रहे हैं हम लोग? कमर से। लोग वरना क्या करते हैं, पीठ से बेंड करते हैं, ऐसे बेंड करते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बेंड कहाँ से होना चाहिए? यहाँ से, कमर का जोड़, हिप का जोड़, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बैक को स्ट्रेट रखते हुए कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए कि कोई हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है और वेट को टोस के ऊपर डाल रहा है, ऐसे एकदम ढीला। फाइनल पोजीशन में गर्दन ढीला है, दोनों बाहों को ढीला छोड़ दिया, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, वेट को टोस के ऊपर डाल दिया, ठीक है। सर को घुटने से लगाने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ शरीर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की, ठीक है, एकदम रिलैक्स, वो अपर बॉडी रिलैक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। एक अभी ये तो थोड़ा सिंपल हो गया, थोड़ा सा स्लाइट डिफिकल्ट चैलेंजिंग पोस्चर करते हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ होना चाहिए ना, ऐसे लगना चाहिए कुछ एक्सरसाइज किया, तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पोस्चर, चेयर पोस्चर करेंगे लेकिन थोड़ा सा और इंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये हो गया लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारा स्पाइन कैसा है, ये लंबार रीजन है ऐसे, फिर थंब थोरासिक स्पाइन, चेस्ट का जो स्पाइन, चेस्ट के रीजन में जो स्पाइन है, तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों बाहों को, शोल्डर ब्लेड लॉक बोलते हैं इसको, यानी कि जो कंधों के बीच में जो मांसपेशियां है उनको टाइटन करना है। कैसे करेंगे, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के आमने सामने रखिए ऐसे, पैरों के बीच में वैसे ही 2 उंगलियों जितना अंतर रखिए, दोनों पैर समांतर, सांस अंदर लेते हुए दोनों बाहों को ऊपर ले लें, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने ऐसे, और दोनों बाहों को चिपका दीजिए सर के आजू बाजू में ऐसे। और फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त क्या करेंगे, घुटना फोल्ड करेंगे और शरीर का भार एड़ियों के ऊपर आना चाहिए। घुटना फोल्ड करेंगे, घुटना फोल्ड करते वक्त ध्यान देना है कि घुटना पैर के पंजों के आगे ना जाए, शरीर का भार एड़ियों के ऊपर आ रहा है, फिर से हम लोग वापस से एड़ियों के ऊपर वेट डाल रहे हैं, और ये तो दोनों बाहों का जो पोजीशन है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। तो जब आप चेयर पोस्चर करो तो ये दोनों बाहों को चिपका के रखने की कोशिश, से क्या होगा, और ज्यादा यहाँ पे आपको तनाव महसूस होगा। तो थोड़ा देर मेंटेन कीजिए, घुटना फोल्ड ऐसे साइडवेज खड़ी हो जाइए ताकि मैं सबका पोस्चर देख सकूं, और घुटने को टोस के पीछे रखते हैं। आप देख लीजिए, सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ते वक्त मैं घुटना फोल्ड कर रहा हूँ, चेयर का ही शेप बना रहा हूँ, लेकिन इस बार दोनों बाहों को सर के आजू बाजू में चिपका दिया है। क्या है जरूरी, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, सांस रोकने का टेंडेंसी रहता है, तो जानबूझकर सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट को अंदर खींचिए, घुटने को पैर के पंजे के पीछे रखिए, वेरी गुड, और सांस अंदर लेते वक्त अपने आप पेट रिलैक्स होगा, फूलेगा, शरीर का भार अच्छे से एड़ियों के ऊपर आने दीजिए, सांस अंदर बाहर लेते रहिए, बीच में रिलैक्स, थोड़ा ये इंटेंस है थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फील होगा टेंशन, लेकिन इससे क्या होता है, लेग्स स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा लंबार स्पाइन, जैसे फर्स्ट चेयर पोस्चर में किया था, लंबार स्पाइन स्ट्रांग होता है उसकी तरह ही, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अपर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, ये वाला जो स्पाइन है उसको भी हम लोग स्ट्रांग करें, उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है आपको स्पाइन में, ठीक है, ठीक है, फिर से करते हैं। तो योगा का टेक्निक ही है, तो जो मैं सिखा रहा हूँ कैसा है, एकदम हम लोग नीचे से, अगर आपने रेस से चालू कर रहे हैं, लेग्स को स्ट्रांग किया, थोड़ा सा ऊपर का स्पाइन, फिर उसके ऊपर के स्पाइन, वैसे धीरे धीरे, तो फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड वैसे ही करते हैं, सांस अंदर लिया, दोनों बाहों को चिपका दिया, सांस बाहर छोड़ते हुए घुटना फोल्ड किया, एड़ियों के ऊपर वेट डाल दिया, सांस अंदर बाहर लेते रहिए, पेट अच्छे से आगे पीछे होते रहना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जानबूझकर पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर छोड़ते हुए, घुटना थोड़ा टोस के पीछे कर दीजिए, टोस के पीछे घुटना, यस, और फिर फोल्ड कीजिए, यानी कि कमर को नीचे और पीछे की तरफ कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि पीछे चेयर रखा हो और उसके ऊपर आप बैठे हो, तो आप जब भी चेयर पे बैठते हो तो कैसे बैठते हैं, हम लोग हमेशा कमर को नीचे और पीछे करके ऐसे बैठते हैं, है ना, तो वैसे ही कमर को नीचे और पीछे की तरफ, तो तब जाके वो प्रॉपर शेप बने, ठीक है। सांस अंदर बाहर लेते रहिए, ठीक है, इसको थोड़ा रिलैक्स कीजिए बीच में, और उसको ऐसे कंप्लीट कीजिए 4 राउंड्स, थोड़ा थके बैठ के बॉडी, ठीक है, ब्रीदिंग अच्छे से करते रहिए तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा वाला थकान महसूस होगा। दोनों बाहों, कोशिश कीजिए कि दोनों बाहें सर के आजू बाजू में रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों बाहों को जब भी सांस अंदर लो अच्छे से ऐसे,
तो क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे फील होगा, यहाँ पे भी फील होगा, ठीक है। ऐसे मेंटेन, सांस बाहर छोड़ते वक्त जानबूझ के मैंने पेट अंदर खींचा और सांस अंदर लेते हुए गैप लगाया। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग का एक और फायदा है। योगा का एक और फायदा क्या है कि सिर्फ मसल के ऊपर वर्क नहीं करना, अंदर के जो ऑडियंस है उसके ऊपर भी काम करके हम लोग ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अच्छा पंपिंग इफेक्ट हो रहा है, सारा ब्लड फ्लो अच्छे से, ऑर्गन को अच्छा से ब्लड मिल रहा है, उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब मैं वो फैट जो है ना, वेस्ट फैट, उसका भी साइंस बताने वाला हूँ। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है इससे, ब्लड फ्लो अच्छे, जब पेट अच्छे से आगे पीछे होता है तो अच्छे से ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो जब आप फैट बर्न करते हो तो यहाँ से फैट अच्छे से बर्न होगा। यहाँ इसमें बताऊंगा, बाद में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये एक और लास्ट बात कर दीजिए, उसके बाद हम लोग वापस स्ट्रेच करते हैं। तो ये हो गया, एक लास्ट स्टार्ट हो गया, तो फिर वापस स्ट्रेच कीजिए। सेम चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार एडियो के ऊपर वेट डाल रहे हैं जिससे कि लेग्स के सामने वाले मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर एक बार टोस के ऊपर वेट डाल रहे हैं जिससे कि लेग्स के पीछे वाले मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये मैंने सांस अंदर लिया और फिर कमर को, सॉरी पीठ को सीधा रखते हुए कमर को बेंड करूंगा मैं, और सांस बाहर छोड़ दिया, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। क्योंकि चेयर पोस्चर में हम लोग रीढ़ की हड्डी के मसल को टाइट कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग रीढ़ की हड्डी के मसल को रिलैक्स करें, इसको ढीला छोड़ें, ठीक है। तो रिलैक्स होने दीजिए, सांस अंदर बाहर लेते रहिए। तो क्या होता है, मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग सांस ठीक से लेते नहीं, उसकी वजह से इंसान थक जाता है। थकना नहीं, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए दोनों बाहों के बीच में। तो क्या, इधर तनाव मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि जितना भी मेंटल स्ट्रेस होता है तो यहाँ पे जो मसल है गर्दन के पीछे वाला मसल, तो आपने देखा होगा जब भी किसी को तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है कि नहीं। क्योंकि सारा मेंटल स्ट्रेस का जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे, इसलिए देखिए कोई आपको यहाँ पे मसाज कर दे तो एकदम अच्छा लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है यहाँ पे उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। तो आप जब फॉरवर्ड स्ट्रेच भी करो तो इसको ऐसे मत रखिए कि आपने तनाव बना के, क्या करना है, इसको रिलैक्स करके, ताकि सर दोनों बाहों के बीच में ढीला हो। तो ये जो है इट शुड बी रिलैक्सिंग। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो चेयर पोस्चर की वजह से जो थकावट हुई है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, रिलीव हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, एक तो लेग स्ट्रेंथन भी हो रहा है और फिर फ्लेक्सिबल भी हो रहा है, सारे ऑर्गन्स को भी हम लोग ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। तो जो हम लोग ने बोला था, एज होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, नीचे कंप्रेशन लगता है। ये मसल जो है, एक तो रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द ये मसल है, और जो जो मसल जिसके ऊपर सारे अंग है वो कमजोर होकर नीचे की तरफ जाता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा तो आपके यहाँ पे झुर्रियाँ होने लगती है, तो गर्दन का जो पार्ट है वो थोड़ा सैग होने लगता है, और औरतों में तो ये भी, ये वाला मसल भी सैग होने लगता है। तो क्यों होता है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, सारा ऊर्जा नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। एक तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्पाइन को, फिर उसको स्ट्रेच करके आगे करने से क्या होता है, सारा ऊर्जा, सारा मसल टोन ऊपर की तरफ, सारे ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ। ऐसे करने पर क्या होता है, रिलैक्स छोड़ दिया, सांस बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, तो क्या हो रहा है, ऑर्गन्स ऊपर की तरफ। तो जो सैगिंग होता है एज की वजह से, तो योग बोलते हैं ना, योगा से एज ज्यादा अच्छे से, एज नहीं, बॉडी को अच्छे से एज कराएगा। तो ये वो टेक्निक है कि हम लोग उसको सैग होने नहीं दे रहे, स्पाइन को कंप्रेस नहीं होने देंगे, और जो मसल्स जो ऑर्गन को पकड़े रखे हैं वो मसल को सैग होने नहीं देंगे। तो वो सैग होता है, उसकी वजह से गर्दन धंसने लगता है, इसकी वजह से झुर्रियाँ होने लगती है, तो शरीर ओल्ड लगता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो उसका रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्ट्रेच, एक बार बैठ जाए, थक गया बैठ जाए, रिलैक्स, फॉरवर्ड स्ट्रेच किया 4 मिनट। तो अभी हम लोग नॉर्मली सिटिंग पोस्चर्स करते हैं, तो कैसे करते हैं आपने देखा तो अभी तक जो करते हो ऐसे करते हैं, ऐसे वज्रासन बोलते हैं, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। वज्रासन ऐसे करते हैं, इससे लेकिन क्या हो रहा है, इससे लेकिन इतना कुछ आप बॉडी में चेंजेस नहीं ला रहे, ठीक है, अच्छा पोस्चर है, लेकिन इससे चेंजेस नहीं ला रहे, इससे शरीर के ढांचे में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव आए और थोड़ा शरीर और अच्छा जवान हो जाए और स्वस्थ हो जाए। तो क्या करना है, वो जो ढांचा है, वो जो मैंने राइट एंगल स्ट्रक्चर बोला, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, ये स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा चीज क्या है, मैंने ग्रंथियों के बारे में बताया ना कि शरीर में योगा में हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग योगा के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैं आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात करता हूँ। चक्र बोलते हैं, चक्र,
कि हमारे यहाँ चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अग्नि चक्र और सहस्रार चक्र। ये सब चक्रों की बात एकदम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली वो है क्या? मतलब अगर आप विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो क्या है वो? ग्रंथियां है, हर जगह पर ग्रंथियां हैं और उसके साथ साथ नसों का एक गुच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनाहत चक्र बोलते हैं हम, तो क्या है? दो चीजें हैं, एक तो थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है यहाँ पे, और कार्डियक प्लेक्सस यानी कि एक नसों का गुच्छा है, ठीक है। उसको साथ में जो जैसे कि उसको अगर आध्यात्मिक रूप से बोला तो अनाहत चक्र बोलते हैं। वो क्या करता है वो चीज? अगर आपने बच्चों को देखा होगा, जब मैंने कहा बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा रहता है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसकी तरह रहे, बच्चों की तरह रहे, लेकिन रह नहीं पाता। ओल्ड एज होता है, प्रॉब्लम होता है, बॉडी प्रॉब्लम होता है। वो क्या होता है? जैसे प्यूबर्टी होता है 11-12 साल, 11-12 साल में यौन ऊर्जा बढ़ जाती है, यौन ऊर्जा बढ़ जाती है और जो थाइमस ग्लैंड है वो श्रिंक, सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। तो सारी क्यों होता है ऐसे? ऊर्जा जो ऊपर की तरफ होनी चाहिए वो नीचे की तरफ जा रही है, यौन ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। उसकी वजह से वो थाइमस ग्लैंड श्रिंक होने लगता है। वो श्रिंक होने लगता है तो वो जो तो क्या बोलते हैं, अनाहत चक्र इज द इंटरफेस। जो यौन ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है सहस्रार चक्र तक, फिर वापस से नीचे आती है, तो वो फ्लो इतना अच्छे से नहीं होता। तो क्या होता है, थाइमस ग्लैंड जो है वो श्रिंक होने लगता है। और जो यहाँ पे एक और ग्रंथि है जो भगवान शिव की तीसरी आंख बोलते हैं, वो है क्या? वो पेनियल ग्लैंड नाम का एक ग्रंथि है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे आप एज हो गए तो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्सीफाई होता है वो, मतलब हड्डी जैसे हड्डी ऐसा हो जाता है, वो हड्डी जैसे जमा होती है हड्डी। वरना क्या होता है कि एक तो बोन या कार्टिलेज है, तो वो यहाँ पे ये कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज वो भी कड़क होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ता है। और फिर वैसे ही यहाँ पे भी हड्डी कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्सिफिकेशन होने लगता है। उसकी वजह से हमारी जो चेतना है कमजोर रहती है, लोगों को एल्जाइमर्स होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज को हम लोग योगा में रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रंथियां हैं हम चाहते हैं कि वो ग्रंथि हमेशा जवान रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये जो अभी हम लोग नेक्स्ट सिटिंग पोस्चर जो कर रहे हैं उसको वीरासन बोलते हैं। तो उससे दो शारीरिक रूप में क्या हो रहा है, शारीरिक स्तर पे क्या हो रहा है, हम लोग को जो ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम लोग दो पैरों पे चल पाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग कैसे बैठेंगे? तो अभी ये थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरुआत में, तो जितना हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे हम लोग? तो उस पैर के पंजे को ऐसे राइट एंगल में रखें, ऐसे, ठीक है। ये राइट, ये नेचुरल डिजाइन है हमारे फुट का, राइट एंगल में रख दिया। और दूसरा चीज क्या करेंगे, टोस को नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए, ऐसे ऐसे। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये जो पॉइंट है आपने बाबा रामदेव को भी देखा होगा, ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ये पॉइंट ऐसे करते हो, क्यों करते हैं? बोलते बाल अच्छा है, सही बात है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट होता है। ये डेड सेल का पॉइंट है ना, यहाँ से नाखून निकल रहा है, तो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करें तो ये भी प्रेशर पॉइंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है कि वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा फुट ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये जो पॉइंट है वैसे ही फुट का भी पॉइंट है। आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो उसका जो करंट है वो बालों तक जाता है, सर तक जाता है। जैसा ये है वैसे ही वो भी। तो क्या करना है, ये राइट एंगल पे रख दिया ऐसे, और टोस को क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। और क्या करना है, ये शुरुआत में सबको नहीं होगा, शुरुआत में थोड़ा कुशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर क्या करिए, धीरे से कीजिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसके ऊपर बैठने की कोशिश कीजिए, ऐसे। वो होगा नहीं शुरुआत में, ऐसे करने की कोशिश कीजिए। आइडियल में पोस्चर आपको दिखाई देता, कीजिए मत, एक बार क्या करना, ऐसे जो हाथ से ऐसे होता है तो मैंने पैर से टच किया, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इससे तो अभी मेरा शरीर एकदम हल्का हो चुका है और ये फुट का जो स्ट्रक्चर है एकदम स्ट्रांग हो चुका है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इन सबसे नहीं होगा ये, ठीक है। तो जो मैंने जो नाइट्रोजन बबल क्रैक हुआ, तो हाथ का क्रैक होता है वैसे ही पैर का क्रैक हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप ठीक कर रहे हो, जो हम लोग दो पैर चलाते वो स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रांग कर रहे हैं। तो ऐसे बैठना है, कि ये नेचुरल डिजाइन है हमारे फुट का। तो लेकिन ऐसे शुरुआत में बैठ नहीं पाओगे कैसे। और फिर दूसरे पीछे से मैं दिखाता हूँ, जो एरिया है वो पेरिनियम को कैसे होना चाहिए, पेरिनियम यानी कि जो जेनिटल्स है और एनल आउटलेट है उसके बीच में जो पॉइंट है, जो स्पाइन का जो बेस है वहां पे हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं,
ठीक है, ताकि जो ऊर्जा है, जहाँ पूरा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो, न्यूरल फ्लो वो अच्छे से ऊपर की तरफ जाए। तो शुरुआत में क्या करें, लोग ज़्यादातर कौन सा पोस्चर करते हैं, ये वाला करते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें इतना दम नहीं है, तो क्या करना है, थोड़ा सा फुट को वर्टिकल करना है, तो उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। और आपको लगता होगा कि ये तो जवानी कर रहे हैं, हम लोग जो एज हो गया है नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग 70s में हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कुछ लोग जवान भी हैं और कुछ लोग एकदम ओल्ड भी हैं, ओल्ड स्टूडेंट भी, और वो कर पाते हैं। तो ये लेकिन ऐसा एक दिन आज किया तो नहीं होने वाला, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये इसको वीरासन बोलते हैं। और ऐसे बैठना है, धीरे धीरे बैठिए, हाथ के ऊपर वेट डालें और ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। वो होने तक अगर हम जस्ट सपोर्ट लेते रहे तो हाँ, सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे, ऐसे हाथ का सपोर्ट ऐसे लीजिए और उसके ऊपर वजन डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि एंकल ऊपर उठा रहना चाहिए, एंकल जमीन की तरफ नहीं जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। एंकल ऊपर रहना चाहिए, फुट एकदम वर्टिकल और एंकल में राइट एंगल ऐसे, और ऐसे उसके ऊपर बैठने की कोशिश। आइडियल पोस्चर कैसा है, ऐसे, ठीक है, एकदम प्रॉपर्ली उसके ऊपर बैठ गए ऐसे। और फिर सिंपल पोस्चर कैसा है, ऐसे, थोड़ा हाथ के ऊपर वेट डाल के थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वीरासन, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हाँ बोलिए, हाँ कुशन रख के कर, यस कुशन रख के कर, टोस के नीचे सपोज ये कुशन है ऐसे, तो इसको मैंने टोस के नीचे रख दिया ऐसे रख दिया, टोस के नीचे ऐसे। सो वज्रासन में बैठना वाला पोस्चर जो है दैट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? इट इज। सो बेसिकली क्या हुआ है, हमारा जो जिस कहा कि उत्क्रांति हुई है, एक जमाना था जब हमारा शरीर बहुत हैवी था, बहुत भारी था, तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ, शरीर का साइज और जो वजन है कम होता गया। तो अभी के जमाने में जब शरीर बहुत भारी था, फॉर एग्जांपल शरीर बहुत भारी था, बड़ा हुआ करता था, तब जब हम ऐसे करते थे तभी प्रेशर पॉइंट पड़ता था उसमें। तो वो जो आसन है, वो पुराने जमाने का आसन, वो क्या है कि वो कभी शरीर भारी था, तो ये कर दिया तो तभी प्रेशर पॉइंट लग गया, तो लोगों को अच्छा इफेक्ट हो गया बॉडी। लेकिन अभी कैसा है कि जैसे जैसे बॉडी का विकास हुआ है, इंसान का जो ह्यूमैनिटी का जैसा एवोल्यूशन हुआ है, शरीर का साइज कम हुआ है, शरीर का वेट भी कम हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, हम लोग बुद्धिजीवी बनते जा रहे हैं, तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, बॉडी का साइज, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा केवमैन लोग, ओल्ड एंशिएंट टाइम्स के केवमैन एकदम भारी भरकम थे, ठीक है, पुराने जमाने के लोग भारी, तो ये पोस्चर करने पर काफी फर्क पड़ता है। भारी शरीर ऐसे करेगा तो काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन हल्का शरीर करेगा तो कुछ नहीं होगा। हल्का शरीर ये करेगा तो ज्यादा प्रेशर पॉइंट आएगा, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा, तो उसके लिए हम लोग ऐसे, और धीरे धीरे थोड़ा अननेचुरल पेन होगा, ऐसा लगेगा कि टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि वो बना ही है हमारा शरीर वेट झेलने के लिए, ठीक है। ये हुआ एक चीज, इसको वीरासन बोलते हैं। इसको चाहे तो आप एक और बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, प्रेशर पॉइंट्स, फुट के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और दूसरा चीज मुझे बताना था कि जो ये भी सुना होगा, नाड़ियां हैं, क्या सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी योगा में बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुना होगा ये सब चीजें, पता नहीं कुछ लोग सुना रहेगा, कुछ लोग नहीं सुना होगा। तो मैं सिंपल चीज बताता हूँ कि राइट साइड सूर्य नाड़ी, यानी कि गर्म, मेटाबॉलिज्म ज्यादा कर, मतलब कैटाबॉलिज्म किया, मतलब ज्यादा बर्निंग होगा बॉडी, कैटाबॉलिक एक्शन ज्यादा होता है। अगर ये वाला नॉस्ट्रिल, राइट साइड का नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव रहे तो हमारा बॉडी थोड़ा इरिटेशन ज्यादा रहता है, इरिटेबिलिटी ज्यादा रहता है, और कैटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है, डाइजेशन ज्यादा रहता है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथेटिक सिस्टम। एक हमारा नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो जिसकी वजह से दिल धड़कता है, जिसकी वजह से पेट में डाइजेस्टिव जूसेस से खाना पचता है, जिसकी वजह से बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है। तो वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस करंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। उसको इनवॉलंटरी सिस्टम भी बोलते हैं, कि हम दो है ना, एक तो मैं अपने मन से इस उंगली को हिला रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपने मन से हार्ट को पंप कर रहा हूँ? नहीं, वो अपने आप हो रहा है, दैट इज ऑटोनॉमिक। तो वो जो है उससे कनेक्ट, जो नाड़ियाँ है, इड़ा पिंगला नाड़ी, वो उससे कनेक्टेड। तो क्या है, सिंपैथेटिक नर्व जो है वो यहाँ से रन होता है ऐसे। तो आप जब हील के ऊपर प्रेस करते हो ऐसे, पेरिनियम को प्रेस होगा, वो पेरिनियम को प्रेस होगा, तो वो जो नाड़ियाँ है
वो स्टिमुलेट होता है। तो वो जो नर्व है वो ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, और वो एंड होता है एक ऐसे मतलब ऑपोजिट नॉस्ट्रल। ये साइड का जो ये नर्व है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल, और ये साइड का जो नर्व है वो राइट नॉस्ट्रल। ठीक है, तो आप ये चीज नोटिस भी कर सकते हो कि आप जब सांस बाहर छोड़िए ऐसे, ये जो पतला स्किन है उसके ऊपर सांस बाहर छोड़िए नाक से, लेफ्ट तो बंद है। एक बंद रहेगा दूसरा खुला रहेगा। ठीक है, तो जब अगर लेफ्ट बंद है और राइट खुला है मतलब सिंपैथेटिक मोड में हो, आपका बॉडी सिंपैथेटिक मोड में है। ठीक है, और अगर ऐसे करते हो राइट बंद है लेफ्ट खुला है तो पैरासिम्पैथेटिक मोड बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है मतलब जब आप रात को सोते हो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक मोड। इससे फैट बर्न क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत कमजोर होता है। जो ब्लड वेसल्स है, जो नाड़ियां जिससे ब्लड फ्लो होती है वो कम है यहाँ पे। इसके लिए तो देखिए आप हर जगह से फैट लॉस कर लोगे, यहाँ से भी लॉस कर लोगे, यहाँ से, लेकिन यहाँ से नहीं जाता, यहाँ से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ब्लड वेसल्स कम है। ब्लड वेसल्स कम है तो ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो जब आप फैट बर्न करते हो तो वहां से ज्यादा होता है फैट बर्न, वहां से भी निकालते हैं वो फैट, लेकिन ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा ठीक से, तो कैसे निकालेगा? तो इसके लिए बाकी सब जगह से फैट लॉस होता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से नहीं होता। तो योगा का एक और चीज क्या है कि आप स्पेसिफिकली वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहे हैं। और आनुवंशिक उत्क्रांति हुई, उसको जेनेटिक एवोल्यूशन बोलते हैं। हालांकि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं, बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं इस बात को नहीं मानते। हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, ऐसे होता है। ऐसे कोई नहीं मानता कि एवोल्यूशन हुआ है, कि हमारी विकास हो जाए। कि विज्ञान क्या बोलता है कि उत्क्रांति हुई है, आनुवंशिक उत्क्रांति यानी कि जेनेटिक एवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी मैंने कहा कि पैरों के ऊपर, दो पैरों पर चलने लग गए, दो पैरों पर चलने लग गए तो ब्रेन का विकास हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया ब्रेन में। तो उसके लिए जबरदस्ती कुदरत को छोटे छोटे नाड़ियों का निर्माण करना पड़ा, ताकि ब्लड फ्लो कम से कम ब्लड फ्लो से ज्यादा पोषण तत्व खींच पाए। तो छोटी छोटी नाड़ियों की वजह से ब्रेन और ज्यादा सूक्ष्म और जटिल हो गया, एकदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन का विकास हुआ। तो ये हुआ है एक्चुअली, इंसान का विकास ऐसे हुआ है। तो ये जो डिजाइन देखा है, हमारे हाथ में अंगूठा है, ठीक है, हमारे हाथ में अंगूठा है, और फिर पैरों के पंजों का जो अंगूठा है वो पैर के पंजों से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। जबकि बंदरों का अगर आप देखोगे तो उसका पैर के पंजों में भी अंगूठा है कि नहीं? और फिर रीढ़ की हड्डी होती है तो बेंट है, हमारी स्ट्रेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिजाइन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हम लोग कैसे दो पैर पे चल पाते हैं? तो उसका मेन कारण क्या है? ये फुट जो है, ये राइट एंगल स्ट्रक्चर। दूसरे जानवरों को आप देखोगे तो डिजाइन ऐसा नहीं है इसका, ये हमारी खासियत है। ये राइट एंगल स्ट्रक्चर है, और फिर पैर का जो अंगूठा है वो पैर के पंजे के साथ जुड़ा हुआ है, and it should get clubbed with the other toes ऐसे। तो ये आप बैठे मत, नहीं रुक जाइए, मैं करवाता हूँ, नोट कर बैठ। तो ये ना प्रैक्टिस, मतलब यही मैं कराता हूँ अपने क्लासेस में भी, मैं धीरे धीरे शरीर को ऐसे ही ठीक कराता हूँ, और ये ठीक होता भी है। ये जो है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो डिजाइन है नेचुरल ह्यूमन बॉडी का, जो एवोल्यूशनरी बाइपेडल डिजाइन, दो पैरों पे चलने वाला जो ढांचा है हमारा, उसी को दर्शा रहा है ये। और इस हिसाब से अगर आप बैठोगे तो क्या हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि पेट में जो चर्बी जमा होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ब्लड फ्लो कम है, ब्लड सर्कुलेशन कम है। तो ये तो एक तो वो डिजाइन को ये सिमुलेट कर रहा है, हमारा जो नेचुरल डिजाइन है बॉडी का उसको सिमुलेट कर रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है, जो रक्त का बहाव है जो ज्यादातर पैरों की तरफ जाता है उसको जबरदस्ती कहाँ पुल कर रहा है, वो यहाँ जबरदस्ती हम लोग ब्लड फ्लो को, तो क्या होगा, यहाँ का ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो क्या होगा, चलिए मतलब ऐसा ज्यादा बैठना चाहिए। हाँ, दिस इज द